सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्मानित अध्यक्ष महोदय एवं विद्वज्जन, आप सभी के बीच मैं इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूं, उसके पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारी परंपरा में वाग देवी को सर्वोपरि स्थान दिया गया, उनका सम्मान किया गया और उनको इष्ट देव के रूप में पूजा गया। यह सम्मान संभवतः पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिला। जहां हमें भगवान के रूप में हम अपने इष्ट देव को पूजते हैं, वहीं भगवती के रूप में हमने सरस्वती माता को पूजा है, माना है। मान्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वह उसकी आराधना हम सभी ने की है। वाक वह तत्व है जिसे ब्रह्म भी कहा गया है, शब्द ब्रह्म की उपासना। यदि हम शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसके उपासक हैं, तो इसका आदि तंतु कहां से प्रादुर्भूत होता है, कहां से प्रारंभ होता है, उसके बारे में हमें विचार और चिंतन समसामयिक संदर्भों में भी करना होगा और अपने पारंपरिक संदर्भों में भी करना होगा। मनुष्य को यदि प्रकृति का कोई सर्वोत्तम वरदान मिला, तो वह वरदान उसकी चिंतन शक्ति के बाद, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के बाद सबसे बड़ा वरदान है, तो वह वरदान भाषा है। मधुसूदन जी, कृपया अन्य लोगों को म्यूट कीजिए। यदि अन्य लोगों को म्यूट नहीं करेंगे तो इस तरह बोला नहीं जा सकता। म्यूट ऑल करिए। मैं निवेदन करता हूं, जिनका माइक खुला हुआ है, माइक को कृपया अनम्यूट कर लीजिए, इससे सुनने में सभी को। अनम्यूट नहीं, म्यूट कर लीजिए। आप भी अपने जो मास्टर कंट्रोल जिसके पास है एडमिन, वो एडमिन उसको म्यूट ऑल कर देंगे तो बाकी सब बंद हो जाएगा, सिर्फ मेरा चलेगा और आपका चलेगा। भाषा का प्रयोग संपूर्ण प्राणी करते हैं, किसी ना किसी रूप में करते हैं, क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य जो है वह वैचारिक आदान प्रदान का एक माध्यम है। जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए। शुरू में हम संकेत से बात करते थे। संकेत भी एक भाषा है और आज भी यह विश्व की प्रबलतम भाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वह संकेत संपूर्ण विश्व में ज्यों के त्यों समझे जाते हैं, जबकि भाषाओं में अंतर आ जाता है। यह हमें समझना होगा। आज ट्रैफिक के जितने भी सूचनाएं हैं वो संकेत में होती हैं और वर्ल्ड वाइड उनको सब लोग समझते हैं, उनकी भाषा को सब कोई समझते हैं। यदि हम हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई एक नर्स का चेहरा बना हो, वो होठों पे उंगली रखे है, चुप का संकेत कर रही है, इसका मतलब शोरगुल नहीं करिए, हर कोई समझता है, चाहे उसे कोई भी भाषा आती। तो संकेतों की भाषा वह सबसे व्यापक है, सबसे अधिक प्रभावी है और सबसे अधिक सीखने में आसान है। लेकिन इनसे पूरे मनोभाव व्यक्त नहीं होते। इनसे कुछ बातों को संकेतित किया जा सकता है, सभी बातों को नहीं। जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, उन सभी के संकेत बनाना संभव नहीं था। इसी कारण जब संकेत नहीं बन सके, तो यह एक विडंबना उत्पन्न हुई। मधुसूदन जी, ये शोरगुल चलेगा तो नहीं कर सकूंगा। ऐसा स्वरूप है, यह बहुत प्राचीन है। अब इसके बारे में दो तरह की विचारधाराएं। एक जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उसके अनुसार हमने
भाषाओं को व्यक्ति के विकास से नहीं जोड़ा, एक हमारी शाश्वत उपलब्धि के रूप में जोड़ा। जब प्राणी मात्र के जितने भी जीव हैं संसार के, वो सभी अपने भावों को किसी ना किसी रूप में व्यक्त करते हैं। जिस रूप में भी वो जो व्यक्त करते हैं, उसी से उनके अपने भाव एक दूसरे तक जाते हैं। हम प्राचीन काल में देखते हैं कई गुफाओं में आज 7 से 8 हजार ईसा पूर्व के कुछ रेखा चित्र मिले। अधुनातन जो पुरातात्विक खोजें हुई हैं, उनमें वो रेखा चित्रों के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव दूसरों को बता रहा है और दूसरे के भाव को समझ रहा है। रेखा चित्रों के बाद धीरे धीरे ध्वन्यात्मक रूपों का विकास हुआ। हमने जो आवाजें की, पीड़ा में आ, यदि कोई ऐसा कहता है तो सारी दुनिया समझती है कि इसे दर्द हो रहा है। यदि कोई खिलखिला के हंसता है एक बच्चा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन फिर भी हर कोई उसकी भाषा को समझता है, उसके हृदय की प्रसन्नता को समझ लेता है। तो इन संकेतों से और ध्वन्यात्मक संकेतों से हमने बहुत सी चीजों को समझा, लेकिन इनकी भी मर्यादा थी, ये हर बात को क्लियर नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे मनुष्य ने फिर अपने अपने क्षेत्रों में जहां रहते थे, उन्होंने कुछ कुछ शब्दों का प्रादुर्भाव किया, निर्माण किया। लेकिन इस परिकल्पना के पीछे मुझे एक जिज्ञासा है विद्वत समाज से कि संपूर्ण विश्व में कई जो मूलभूत शब्द हैं वो एक रूपता क्यों लिए हुए। जैसे मां के लिए संस्कृत का मातृ शब्द है, प्राकृत में मादर शब्द है, मादा शब्द है, इंग्लिश में मदर शब्द है, मादेर है। ये जो जितनी भाषाओं में है वो अधिकांश में मां से ही क्यों शुरू हो रहा है। पिता के लिए पी से ही क्यों शुरू हो रहा है, चाहे वो फादर कहें, उसका मूल पीएच समझ ले, यद्यपि वो एफ से रखते हैं, वो पावर्गीय से क्यों शुरू हो रहा है। कोई ना कोई कारण है। जो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जो संस्कृत की सूक्ति है, वह संकेत कहीं ना कहीं पूरे विश्व में फैल रहे हैं और वहां से भाषा की शुरुआत अपने बढ़ रही है। जहां तक हम धार्मिक परिदृश्यों में देखें तो विश्व की कई धर्म ऐसे हैं जिनको आज हम उस रूप में नहीं समझते। यहूदी धर्म जो है उसका और प्राक्तन जो रूप था, दक्षिण अमेरिका में जो मय सभ्यता पाई जाती है, उसके जो प्रारूप हैं वह बहुत प्राचीन है। आजकल धौलावीरा वगैरह में जो सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं वो बहुत प्राचीन है। सिंधु सभ्यता के अवशेष जो है वो बहुत प्राचीन है। इन सभ्य भाषा के बारे में कोई ना कोई संकेत मिले, न केवल भाषा के बारे में बल्कि लिपि के बारे में भी संकेत मिलते हैं। हमारी वैदिक मान्यता वह तो स्वयं सृष्टिकर्ता जो मानते हैं उसके अनुसार ब्रह्मा जी, उनके ही द्वारा भाषा की उत्पत्ति मानी गई। उसका कोई इदमित्थम रूप से प्रारंभिक बिंदु, प्रवर्तन बिंदु नहीं माना कि इस दिन उन्होंने प्रारंभ किया। अनादि मानते हैं। जैन परंपरा भी इस देश की प्राचीनतम परंपरा है। उसमें जब से तीर्थंकर हुए अनादिकाल से, तब से उनके उपदेश 700 लघु भाषाओं और 18 महाभाषाओं में हुए। इसका मतलब है कि इतनी सारी भाषाओं का अस्तित्व वह बहुत चिरंतन काल से मानते हैं। महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने उपदेशों की भाषा को भी मूलतः सा मागधी मूल भाषा कह के प्राकृत भाषा कहा। जैन तीर्थंकरों को उपदेश की भाषा भी प्राकृत भाषा कही गई। और हमारे जो वेद हैं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ और भाषा के प्राचीनतम निदर्शन जो माने जाते हैं, उनमें भी जो भाषा है वह वास्तव में न तो संस्कृत है न प्राकृत है। उसे हम वैदिक संस्कृत या छांदस कह सकते हैं। उस छांदस भाषा के बारे में बड़ी रोचक बातें हैं। वह आधी से अधिक लोक भाषा है। उसमें लोक तत्वों की प्रधानता है। आज की व्याकरण निबद्ध संस्कृत
उसकी मर्यादा को वह पूरी तरह नहीं मानती। मैंने वैदिक वाङ्मय के प्राचीनतम कुछ रूप देखे, उनमें प्राकृत के तत्वों की बहुलता पाई। मैं आपको संकेत के रूप में बताना चाहता हूं, जैसे देवे भी पूर्वे भी, इसकी जगह वेद में देवे ही पुव्वे ही जो रूप मिलते हैं, ये विशुद्ध प्राकृत के रूप। इसी प्रकार ये भिस्को संस्कृत में एस होता है, लेकिन प्राकृत में हिस हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, ही रह जाएगा। तो वो रूप हमें मिल रहा है और अधिकांश वैदिक रूपों में मिल रहा है। वचन प्रयोग के नाम पर हम देखते हैं कि संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन प्राकृत में मात्र 2 वचनों का प्रयोग है, एक वचन और बहुवचन। जिस समय हम इंद्र वर्णों की जगह इंद्र वरुणा जैसे प्रयोग देखते हैं वेदों में, हम उनको बहुत अपना आदर्श ग्रंथ मानते हैं, तो वह 2 के लिए बहुवचन के प्रयोग वहां देखे जा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं साम्य है प्राकृत से या प्राच्य किसी हमारी भाषिक परंपरा से। मैंने विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर जब भाषाओं का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि विश्व भर में बहुत उंगली पर गिनने योग्य भाषाएं हैं जिनमें द्विवचन का अस्तित्व है। अधिकांश में एक वचन के बाद सीधा बहुवचन है, वह रूप यहां दिख रहा है। अव्यय पद जो है, उच्चा पच्छा, ये जो रूप है, ये ज्यों के त्यों वच्छा पच्छा जो प्राकृत में होते हैं, वही के वही लगभग ज्यों के त्यों वेदों में प्राप्त हो रहे हैं। धातु रूपों में आणवयति जैसी क्रियाएं, संस्कृत जिसको आज्ञापयति कहती है, उसके लिए आणवयति जैसे रूप ये वेदों में मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मित्रों कि यह प्राकृत भाषा का प्रभाव है। प्राकृत किसे कहती है? प्राकृत है क्या, हमें पहचानना पड़ेगा। विश्व में भाषाएं बहुत हैं, उनमें एक प्राकृत भी है, लेकिन प्राकृत के 2 प्रकार से परिचय है, एक साहित्यिक प्राकृत और एक लोक भाषा प्राकृत। प्राकृत को मूलतः जन भाषा या लोक भाषा माना गया। उसके उद्गम के क्षेत्र हम जब देखते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जिन विद्वानों ने सर जॉन मार्शल से लेके और बाद में निर्मल कुमार वर्मा जो एक IAS ऑफिसर थे, और उन्होंने अपनी संघ लोक सेवा आयोग की नौकरी छोड़ करके सिंधु सभ्यता की लिपियों पर और भाषा पर व्यापक अध्ययन किया, वर्षों तक शोध किया, और लगभग 12 से 15 वर्षों तक शोध के बाद उन्होंने बताया कि इसकी सीलों पर जो लिपि और भाषा है वह कहीं ना कहीं प्राकृत का प्राक्तन रूप। उन्होंने उसमें ऐसे ऐसे शब्दों को बताया जो भारतीय मनीषा और आध्यात्मिक चेतना को बताते हैं। उसमें उन्होंने अंतरात्मा जैसे शब्द को खोजा। वह एक अत्यंत हर्ष और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और इससे हम जानते हैं कि वह सभ्यता वास्तव में कैसी थी। वह विशुद्ध भारतीय थी। वह उसमें ना इस्लामिक था, क्योंकि इस्लाम का उदय अभी मुश्किल से 1400-1500 साल पुराना है। वह बौद्ध संस्कृति भी नहीं थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध, उनका प्रादुर्भाव जो हुआ था वह भगवान महावीर जो जैनों के 24वें तीर्थंकर थे, उनके समकालीन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। वह महात्मा बुद्ध ने लिखा है स्पष्ट अपने त्रिपिटकों में भगवान महावीर के लिए कि जो लिच्छवी कुल के भूषण हैं, नाथ वंश के क्षत्रिय हैं, ऐसे महावीर मेरे से गुणों में और उम्र में दोनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। मैं इसका मूल पाठ भी मेरे पास है और मैं दे सकता हूं। हमें जानना होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इस देश की संस्कृति ही ऐसी है। कोई भी किसी मान्यता का हो, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को नहीं भूलता, वह एक दूसरे को सम्मान देना नहीं भूलता, गुण ग्रहण की भावनाओं को नहीं भूलता है। हमें बहुत हर्ष हुआ जब हमने इन संस्कृतियों के अलावा जो सबसे व्यापक मानी गई क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, वो अभी मात्र 2023 वर्ष पुराना है।
लेकिन विश्व में संस्कृति और सभ्यता इससे बहुत पहले से चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़े प्रमाण कि लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से जो भाषाओं का इतिहास है उसमें विश्व में कितना है और भारत में कितना है। विश्व में सुमेरियन भाषा 3100 ईसा पूर्व से इसके प्रमाण मिलते हैं। अक्कादिया भाषा इसके 3000 ईसा पूर्व से प्रमाण मिलते हैं। एलामाइट भाषा 3000 ईसा पूर्व से प्रमाण मिलते हैं। इजिप्शियन जिसे मिस्र की भाषा कह सकते हैं 2690 2690 ईसा पूर्व से इसके प्रमाण है। हित्ती भाषा और लिपि इसके 1700 ईसा पूर्व से प्रमाण है। पालिक भाषा और लिपि के प्रमाण 1600 ईसा पूर्व के हैं। माइसेनियन ग्रीक भाषा और लिपि के प्रमाण 1450 ईसा पूर्व के हैं। चीनी भाषा के प्रमाण 1250 ईसा पूर्व से मिलते हैं। अरामाइक भाषा 1100 ईसा पूर्व से मिलती है। फ्रेंच भाषा 1000 ईसा पूर्व से मिलती है। अरबी के प्रमाण 800 ईसा पूर्व से मिलते हैं। कोरियन के प्रमाण 600 ईसा पूर्व से मिलते हैं और फारसी के प्रमाण 400 ईसा पूर्व से मिलते हैं। आज के भाषा शास्त्री इंडो आर्यन लैंग्वेज की बात करते हैं। जिस इंडो आर्यन ग्रुप की बात करते हैं, विश्व भाषा परिवार की बात करते हैं, भारोपी भाषा परिवार की बात करते हैं, उनमें असल में जो ईरान की भाषा थी उसका और भारतीय भाषा से बड़े निकट के संबंध। मैं स्मरण कर रहा हूं इस समय एक प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर झा साहब को, जो बीएल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, आजकल चेन्नई में हैं। उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी में आके व्याख्यान दिया था और उन्होंने प्रमाणित किया, शब्दों के उद्धरण के साथ प्रमाणित किया कि जो ईरान में कई सारे सिक्के मिलते हैं, मोहरें मिलती हैं और प्राचीन अभिलेख मिलते हैं, उनकी लिपि और भाषा वह भारत की भाषाओं से घनिष्ठ साम्य रखती है, प्राकृत और संस्कृत से घनिष्ठ साम्य रखती है। मैं आपको बात कर रहा था प्राच्य भारतीय भाषाओं के बारे में। उनमें संस्कृत की से भी प्राचीन छांदस है, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। छांदस भाषा की एक बड़ी भारी खूबी है, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं, अधिकतम सहजता के प्रयोग है। लोक जीवन के स्वर है, इसकी भक्ति में कृत्रिमता नहीं, एकदम सहजता है, स्मरण किया गया और उसमें ये जो अन्य प्रयोग किए गए बंधन के वो बाद के हैं, लेकिन मूल चीजें कुछ और ही। उस भाषा को जब धीरे धीरे कोई भी भाषा उत्पन्न होती है, आकार लेती है, उसके पहले कुछ रॉ मटेरियल हो। जैसे कोई भोजन बनाने वाला भोजन बनाए तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ऐसे भाषिक तत्वों के भी कुछ रॉ मटेरियल होते हैं। उन रॉ मटेरियल को प्राकृतम प्राकृतम, जो पहले से थी उसका नाम प्राकृत कहा गया। अब वो ये आज की जो प्राकृत भाषा है साहित्यिक, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके लिए प्राकृत नहीं कह रहा हूं, ये उतनी प्राचीन है ही नहीं। लेकिन जो मूल में थी, जो जनभाषा थी, जो लोग पहले प्रयोग करते थे, वह वास्तव में प्राकृत रही हो। संस्कृत जैसा इसका नाम है, संस्कार की हुई भाषा। संस्कार जब करेंगे तो उसके लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए। किसका संस्कार करें? वैदिक भाषा में दोनों के तत्व हैं, लेकिन बाद में संस्कृत का जो निर्माण हुआ वह वास्तव में इस मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। क्यों था? उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण यह है कि प्राकृत जहां कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर वाणी के रूप में है, वह क्षेत्र और काल के अनुसार बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। लेकिन संस्कृत जो है उसका रूप गठन हमारे वैयाकरणों ने, हमारे भाषाविदों ने, भाषा शास्त्रियों ने कुछ ऐसा किया कि किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी काल में चले जाएं, उसके रूप और अर्थ आसानी से बदलते नहीं मिलते।
लेकिन उसके साथ भी एक विडंबना है, और वह विडंबना यह है कि लोक क्या करे, उसकी उच्चारण प्रविधि जो होगी वह उसी का पालन करेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, संस्कृत के एक विश्व विश्रुत महामनीषी प्रोफेसर रमारंजन मुखर्जी बंगाल के थे। वो हमारे यूनिवर्सिटी में, मैं 36 साल होगा उस यूनिवर्सिटी में, तब से उनको शुरू से आते देखा। आजकल तो वो यशाकाय हो चुके हैं, लेकिन पहले बहुत आते थे, और जब आते थे तो उनका वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान भी होता था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था। दो एक बार उनसे भी कहा, गुरुजी आप बोलते तो संस्कृत में हो पर बोलते पूरी तरह प्राकृत। कहते ऐसे कैसे? मैंने कहा आपका जो उच्चारण है वो आदेर यो जह, संस्कृत में नियम है, किसी भी शब्द के आदि में यदि या वर्ण है तो उसको जा उच्चारण किया जाता है। आप हमेशा जदि बोलते हैं, यदि नहीं बोलते, जदो बोलते हैं, यतः या यतो नहीं बोलते। ये एक सहजता है। कहते भाई हमें वो बंगला उच्चारण की आदत है, इसलिए मैं बोलता संस्कृत हूं लेकिन मेरा उच्चारण वह लोक भाषा के अनुरूप। मैं यही कहना चाहता हूं, भाषा किसमें जिएगी, लोक के स्वरों में या मात्र शास्त्र में? संस्कृत को परिनिष्ठित किया, परिमार्जित किया, अत्यंत व्यवस्थित किया, और इतना काम किया पाणिनि आदि आचार्यों ने, इतना महनीय कार्य किया कि विश्व भर में आज उसे सबसे आदर्श भाषा माना जाता, कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता। व्याकरण शास्त्र जितना परिनिष्ठित उसका है, इतना परिनिष्ठित कोई व्याकरण शास्त्र नहीं मिलता। यद्यपि भारत में व्याकरण की जब बात करते हैं तो एक भाषा का स्मरण हमें करना चाहिए, सब बहुमान करना चाहिए, और वह है तमिल भाषा। तमिल भाषा में हमें समझना होगा अच्छी तरह, ईसा पूर्व काल से लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आज भी ग्रंथ मिलते हैं, जबकि भारत में हम श्रद्धावश जिनको मानते हैं उनके अलावा अन्य किसी भी आमनाय के ग्रंथ, किसी भाषा के ग्रंथ इतने प्राचीन नहीं। तोड़ काप्यम जैसे ग्रंथ संस्कृत का जो प्रभाव है वह लौकिक उच्चारण पे, और संस्कृत ने उसके भाषिक रूप को, लिखित रूप को एकदम व्यवस्थित और मर्यादित किया। लेकिन जब उस संस्कृत का भी उच्चारण हमें करना होता है तो लोग प्रायः ज्यों का त्यों नहीं कर पाते। एक बार निवेदन कर रहा हूं, जिनका माइक आपको बताना चाहता हूं, आज भी वा और बा इन वर्णों का हम स्किप करके प्रयोग करते हैं, कभी किसी की जगह कुछ भी। आज आप वाराणसी साइड जाइए, वहां के लोगों को हमने देखा, कई विद्वानों को देखा, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बट वृक्ष ऐसे उच्चारण करते हैं, वा की जगह बा उच्चारण करते हैं। संस्कृत में इसकी अनुमति नहीं। संस्कृत में वो लिखते ऐसा नहीं, लेकिन उच्चारण ऐसा करते हैं। बहुत से ऐसे हैं षट कर्म, जो मूर्धन्य शकार है उसकी जगह खा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह प्रयोग हम देखते हैं तो वैदिक वांग्मय में भी कहीं कहीं ऐसा प्रयोग मिलता है, और प्राकृत में ऐसे प्रयोगों की बहुलता है। इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि प्राकृत वास्तव में वह भाषा है जिसको लोक के भिन्न भिन्न उच्चारणों के अनुसार मान्यता देती है, उन शब्दों को वैसे बोलने की छूट देती है। छूट क्या देती है? उसे स्वीकार करती है कि इधर के लोग इस शब्द को ऐसा बोलते हैं। लेकिन संस्कृत कहती है भैया सही रूप तो यही है, तुम यदि नहीं बोल पा रहे हो तो तुम्हारी कमी। अस्तु, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्व भर में संस्कृत और प्राकृत के मनीषियों की एक अद्भुत संगति थी। उन्होंने दोनों भाषाओं को इस देश की प्राचीनतम भाषा माना और दोनों का समान रूप से सम्मान किया। मैं कुछ प्रमाण आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। ऋग्वेद आदि भाष्य की भूमिका में 5वें नंबर छंद में आता है
संस्कृत प्राकृताभ्याम यत भाषाभ्याम अन्वितम शुभम। वेद भाषा संस्कृत और प्राकृत दोनों से अन्वित है, दोनों से युक्त है, उसके बावजूद शुभ है, प्रशस्त है, अनुकरणीय है, आदर्श है, ऐसा उन्होंने माना। मल्ल पुराण में नारायण श्री कृष्ण की ओर से लिखा जाता है, संस्कृत प्राकृताभ्याम ततो लौकिक भाषा। वह संस्कृत में भी बोलते थे, प्राकृत में भी बोलते थे और लौकिक भाषा को भी बोलते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारायण श्री कृष्ण का जो नाम है वह संस्कृत में प्रचलित उतना नहीं हुआ एक नाम जितना प्राकृत में प्रचलित। संस्कृत के महान आत्म आचार्य महाज्ञानी आद्य शंकराचार्य जब नारायण श्री कृष्ण की स्तुति लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हुए भी उनका नाम प्राकृत में लिखते हैं। वो गोपेंद्र नहीं लिखते, गोविंद लिखते हैं। वो स्पष्ट गाते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। सारा संस्कृत में है लेकिन उनका नाम प्राकृत में है। क्यों? क्योंकि वो जिनके बीच में रहे, आ बाल गोपाल की भाषा प्राकृत थी और वो गोपालों के बीच में रहे, बालों के बीच में रहे, बालाओं के बीच में रहे। उन्होंने अपना जीवन, अपने संस्कार, अपना वाग व्यवहार उनमें निर्मित किया था। यद्यपि योगीश्वर कृष्ण के उपदेश, वह भगवत गीता जैसे उपदेश विशुद्ध प्राकृत संस्कृत में है, लेकिन उनके जीवन की प्रिय भाषा क्या रही हो, किसका व्यवहार करते हो? उनके चचेरे भाई नेमि कुमार, जिन्हें अष्टनेमि भी कहा जाता है, वह उनसे ज्येष्ठ थे उम्र में। वह जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर थे और उनके उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। यह एक परंपरा है जिसका संकेत यहां मिल रहा है। जब आद्य शंकराचार्य वह लिखते हैं ध्वन्याष्टक के 10वें छंद में, वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुति शुरू। श्रुति हमारे यहां एक बहुत सुंदर परंपरा है भारत में, श्रुति और श्रुत की। जैन परंपरा अपने मूल ग्रंथों को श्रुत कहती है, वैदिक परंपरा अपने मूल ग्रंथों को श्रुति कहती है। दोनों के बीच में एक समान तंतु है। वह तंतु है आधारभूत कि हमारे यहां ज्ञान की सुरक्षा, ज्ञानियों के उपदेश की सुरक्षा वह लिख के नहीं की जाती थी, सुनकर स्मृति पटल पर अंकित करके की जाती थी। इसलिए उन्होंने अपने मूल ग्रंथों को, वेदों को, जिन्हें वेद भगवान भी कहते हैं, उनको श्रुति कहा और जैन परंपरा में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि पर आधारित जो द्वादशांग है उसको श्रुत कहा। ये साम्य देखिए दोनों में। फिर हम आते हैं जैन परंपरा के एक श्वेतांबर परंपरा के आगम ग्रंथ, उसका नाम है ठाणंग सूत्र, प्राकृत का ग्रंथ है। उसमें दिया गया है, सक्कता पागदा चेव दुहा भणियो आहिया सरमंडलम विगिज्जन्ते पसत्था इसी भाषिता। वो लिखते हैं, सक्कता पागदा चेव, संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भणियो आहिया, यह वाग व्यवहार की भाषा है, माध्यम है। सरमंडलम विगिज्जन्ते, पूरे स्वर मंडल में जहां जहां हम स्वर का प्रयोग करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, उनमें ये दोनों ही पसत्था प्रशस्त मानी गई और इसी भाषिता ऋषियों के द्वारा कही गई मानी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ और एक प्रयोग। पाणिनि शिक्षा के 3रे पद्य में आता है, संस्कृते प्राकृते चापी स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने संस्कृत में भी बोला और प्राकृत में भी बोला। यह पाणिनि शिक्षा का पद्य है, यह किसी जैन परंपरा की बात नहीं है या अन्य परंपरा की बात नहीं है। वाराही संहिता में एक श्लोक आता है, सप्तर्षीणाम मतम यच्च संस्कृतम प्राकृतम च यत् यानी चोक्तानि गर्गाद्यै यात्राकारैश्च। सप्तर्षियों का मत है कि संस्कृत और प्राकृत दोनों में सप्तर्षि प्रयोग करते थे। जो गर्गादि यात्राकार थे वो इनका प्रयोग करते थे। इसके साथ जब नाट्य शास्त्र जैसे
महान ग्रंथ जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, उस पंचम वेद के पास पहुंचते हैं तो उसमें आचार्य भरत मुनि स्पष्ट निर्देश देते हैं, विज्ञेयम प्राकृतम पाठ्यम नानावस्थांतरात्मकम। हमें प्राकृत को जानना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, जो नाना अवस्था रूप है। मगर पूर्वी भारत में वह मागधी हो जाती है, पश्चिमोत्तर भारत में सौरसेनी रहती है, दक्षिणी भारत में महाराष्ट्री रूप मिलता है, तो पहाड़ों में जाके उसका पैशाची रूप मिलता है। हमें पहचानना पड़ेगा क्या कहना चाहते हैं आचार्य। जब भरत मुनि ने एक एक पात्र के लिए प्राकृत के प्रयोग का प्रावधान किया कि इतने पात्र संस्कृत बोलेंगे, बाकी प्राकृत बोलेंगे, तो हम पाते हैं कि लोक जीवन के बहुत सारे पात्र जो अभिजात्य वर्ग के नहीं है, वो सारे के सारे प्राकृत बोल रहे थे। यहां तक कि विदूषक भी जो मूलतः संस्कृत बोलता है, वो बोलता है प्रस्तावना के अंत में, संप्रति हम कार्यवशात प्रयोगवशाच प्राकृत भाषी संवुत्तो, मैं प्राकृत भाषी हो जाता हूं, और वो आगे प्राकृत बोलता है, और जो प्राकृत बोलता है वह सौरसेनी प्राकृत बोलता है। हमें पहचानना होगा कि आचार्यों ने हमें क्या सिखाया। वैयाकरणों के पास जाते हैं तो हम आश्चर्यचकित हैं कि जिन वैयाकरणों ने संस्कृत के व्याकरण लिखे, लगभग उन्हीं वैयाकरणों ने, चाहे वो आचार्य पाणिनि हो, आचार्य वरुचि हो, साकल्य हो, इन सब ने प्राकृत व्याकरण भी लिखे। मैं एक दो प्राकृत व्याकरणों के उदाहरण आपको देना चाहता हूं। प्राकृत मंजरी आचार्य वरुचि लिखते हैं, अहो तत् प्राकृतम हारी प्रिया वक्तेन्द्र सुंदरम सूक्तया यत्र राजन्ते सुधा निश्चिंद निर्भर। अहो, आश्चर्य करते हैं, महिमा करते हैं, तत् प्राकृतम हारी, वह प्राकृत हमारे लिए अत्यंत मनोहारी है। प्रिया वक्तेन्द्र सुंदरम, जो प्रिया के मुख कमल मुख चंद्र के समान सुंदर है। सूक्तया यत्र राजन्ते, जिसमें सूक्तियां सुशोभित होती हैं। सुधा निश्चिंद निर्भरा, अमृत के झरने के समान। त्रिविक्रम देव जो स्वयं एक प्राकृत के और संस्कृत के वैयाकरण थे, वो लिखते हैं, अनल पार्थ सुखोच्चार शब्दा साहित्य जीवितम सचा प्राकृतमेवेति मतम सूत्रानुवर्ती नाम। सूत्रानुवर्ती वैयाकरण का मत है कि अनल पार्था, जिसमें अर्थ बहुत हो, सुखोच्चारा, जो आसानी से बोली जा सके, शब्दा साहित्य जीवितम, और जो साहित्य में भी जीवित है, वह लोक में भी है और साहित्य में भी है। ऐसी कोई भाषा है कि जो दोनों पक्षों को कवर करती है, तो वो प्राकृत है। ऐसा सूत्रानुवर्तियों का मत है। कवि वाक्पति राज प्राकृत में लिखते हैं गौड़वो नामक काव्य में, ळव मथ्य दंसनम सन्निवेश शिशिराओ बंधरिधियो अविरल मिणिमो आभुवण बंधमी अणवर पयम्मी। पयम्मी माने प्राकृतम्मी। प्राकृत में, प्राकृत भाषा में ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं जो जिनमें नए नए अर्थों का दर्शन हो, सन्निवेश की शिशिरता शीतलता हो, बंध की प्रबंध के बहुलता हो, अनेक प्रकार के प्रबंध पाए जाए, और वो भी कैसे अविरल रूप से पाए जाए। ऐसा आभूवण, ऐसे इस लोक में, संपूर्ण लोक में कोई है तो वो प्राकृत। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका प्रभाव और इसके प्रति जो उदारता है, वह हमारे बहुत सारे परवर्ती सभी आमनाय के कवियों ने, संतों ने दी। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसने पूरे भारत पर अमिट छाप छोड़ी है, सारी संस्कृति उसको मानती है, उसमें वो लिखते हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने भासों जिन हरि चरित बखाने भय जे अहि जे हो आगे प्रणव सबई कपट सब त्यागे। कितनी विनम्रता, कितनी उदारता और कितनी सहजता। वो लिखते हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, वो प्राकृत के कवि बहुत योग्य थे, जिन्होंने लोक भाषा में हरि चरित्र, नारायण का चरित्र व्याख्यान किया। भयजे, जो अभी तक हुए हैं, उनके पहले विमल सूरी, जिन्होंने पौमचर्यम की रचना की, दूसरे आचार्य जिन्होंने पौमचर्यु की रचना की,
रविशेन आचार्य जिन्होंने पद्मचरित की रचना की, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत, इन सबको उन्होंने स्मरण किया और उनको लोक भाषा माना। आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि संस्कृत भी इस देश की लोक भाषा थी। उसमें इतना परिनिष्ठितपना नहीं था, अत्यंत सहजता थी, दीर्घ समासांत पदावली नहीं थी, कठिन काव्य जैसे प्रयोग नहीं थे, अत्यंत सरल और सुबोधगम्य प्रयोग थे। मैं बहुत कृतज्ञ हूं संस्कृत भारती जैसी संस्था का, जिन्होंने संस्कृत को पुनः लोक जीवन में प्रवेश कराया। मुझे याद है कर्नाटक में मैं अपने शोध कार्य के निमित्त जब कई वर्षों रहा, निरंतर गया 4 साल तक, वहां पर 1-2 गांव हमने देखे घूमते हुए, जिनमें आम लोग, कन्नड़ भाषी लोग, वो मूलतः आपस में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में व्यवहार कर रहे थे। किसी को दूध देना तो वो दुग्धम लेही ऐसे संस्कृत में बोलते थे, लेने वाला आणकम लेही, वो अपने सहजता से बोल रहे थे। हमारे लिए इस चीज को इस स्तर पर समझना होगा कि यह संस्कृत का लौकिक रूप, जिसमें अति पनिष्ठता और कठिन प्रयोगों की बहुलता नहीं है, लेकिन समझते सब है। मैं आपको 1-2 प्रसंग और बताना चाहता हूं भारतीय इन भाषाओं के बारे में, कितना प्रभाव लोक जीवन पर था। यदि आज हमें संपूर्ण भारतीय भाषाओं में, यह राजनीतिक एजेंडा नहीं है मेरा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज सरकार से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, यदि जो भारत में भाषाओं का झगड़ा है, मतभेद है, विभिन्नता है, इसे यदि हमें समाप्त करना है, एनसीईआरटी, भारतीय भाषा समिति और कई संस्थाओं में मैंने जाके बताया भी, प्राकृत के जो विभिन्न रूप हैं, उनके जो नियम हैं, यदि उनको हम पूरी तरह देख लें तो प्राकृतें कहती है कि इसका ये रूप पूर्वी भारत में ऐसा हो जाता है, पश्चिमी में इस तरह हो जाता है, वही अंतर पाया जा रहा है और कुछ नहीं। आज हम सा की जगह हा का प्रयोग कहीं कहीं पाते हैं। ये पश्चिमोत्तर भारत का, ज्यो ज्यो हम सिंध, गुजरात से लेके राजस्थान, मेवाड़, यहां से सिंध की ओर बढ़ते जाए, पाकिस्तान की ओर बढ़ते जाए, हम पाते हैं ये तो पहले भारत ही था। पाकिस्तान क्या था? मूल भारत है, बृहत्तर भारत का अंग था। तो उसमें सा की जगह हा का प्रयोग मिलता है। सप्ताह, हफ्ता आज भी चलता है। सिंधु, सिंधु के लिए हिंदू, हिंदुस्तान। ये जो प्रयोग मिले, ये प्रयोग हमें बताते हैं कि हमने भाषा की व्यापकता को नहीं समझ पाए। यदि हम प्राकृत के व्याकरण को पढ़ें, समझें, जाने, तो उसमें भाषा के लोक रूप के बारे में बहुत गजब की जानकारियां मिलती। बदर शब्द को बोर आदेश होता है। आचार्य वरुचि लिखते हैं प्राकृत प्रकाश में। हम आज जाते हैं तो आप राजस्थान में जाइए, गुजरात में जाइए, वहां बदिर, जिसको हम बेर बोलते हैं, वहां सब बोर बोलते हैं। अनेकों ऐसे शब्द हैं। यष्टि को लाठी, अब या आदि या को वहां ला हो जाता है, यष्टि, यष्टियाम ला सूत्र है वरुचि आचार्य का। अब वो यष्टि का लट्ठी बनता है, लट्ठी से लाठी बनता है। क्या हम संस्कृत को इन सब भाषाओं में नहीं झलका सकते? संस्कृत हमारे लिए पूरे विश्व को जोड़ने वाली भाषा है, हमारे देश की प्राचीनतम भाषाओं में से एक। लेकिन इसके जो भेद हैं, अंतर, वो सब भाषाओं को यदि समाहित करना है संस्कृत में, संस्कृत से सीधा संबंध जोड़ना है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी इस भूली बिसरी प्राचीन भाषा प्राकृत और इसके विभिन्न रूपों को समझना होगा, पहचानना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। तभी हम इसके साथ न्याय कर सकेंगे। बंधुओं, समय की सीमा है। मैं इस विषय पे बहुत चीजें बताना चाहता था, लेकिन पुनः कभी अवसर देगी संस्था तो मैं बोलूंगा। मुझे स्मरण है समय 8 बजे तक का है, लेकिन इसमें अध्यक्षीय वक्तव्य भी होना है, तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय को उनका समय कम नहीं करना चाहते।
और संस्था से निवेदन जरूर करेंगे कि आप प्राकृत भाषा और इसके विभिन्न पक्षों पर, इसके साहित्य पर व्याख्यानों की परंपरा साथ रखिए, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत भिन्न नहीं है। हमारे आचार्य मंडन मिश्र जी वह बारंबार कहते थे, यह भारतीय संस्कृति रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक का नाम संस्कृत और एक का नाम प्राकृत। मैं संस्कृत के उन सभी मनीषियों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं जिन्होंने प्राकृत के भाषिक रूप को व्याकरण और साहित्य से सुव्यवस्थित किया। मैं एक संदर्भ आपको बताना चाहता हूं। अनेकों राजा ऐसे हुए जिन्होंने प्राकृत को अपनी राजभाषा बनाया। वाक्पति राज आदि तो जो थे, उसके अलावा जो महाकवि हाल सातवाहन थे, वो सातवाहन वंश के राजा थे, पहली शताब्दी ईस्वी में हुए। उन्होंने गाहा सतसई जैसा ग्रंथ लिखा और उसमें कहते हैं कि उनके समय में करोड़ों करोड़ प्राकृत गाथाएं प्रचलित थी, जिनमें से चुनकर प्रभावी 700 गाथाओं का उन्होंने संकलन की। तो मित्रों, हमें समझना होगा इस हमारी प्राच्य भारतीय भाषाओं में यद्यपि संस्कृत भारती की कृपा है कि आज संस्कृत के विभिन्न पक्षों पर उसकी चर्चा होती है, लोग सुपरिचित हैं, आपकी निरंतर व्याख्यान माला चलती है, मैं भी सुनता हूं। लेकिन प्राकृत को आपने पहली बार अवसर दिया, पर यह पर्याप्त नहीं है। इसकी चर्चा के लिए पर्याप्त समय चाहिए। पुनः पुनः अवसर दीजिए और इसके व्याख्यान कराइए, ताकि भारत की संस्कृत की सहोदरा जो भाषा है, लोक भाषा है, जन भाषा है, उसके रूप को भी जाने, और ताकि हमें आज की भाषा से संस्कृत तक पहुंचने में आसानी हो। मैं इसी भावना के साथ जय तु संस्कृतम जय यदुपागदम दोनों का वंदन करता हूं और आयोजक संस्था को अवसर देने के लिए, मंच प्रदान करने के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पुनः पुनः धन्यवाद। नमो नमः।